गाजा की अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग 4 घटनाओं में हमास ने आईडीएफ के 2 सोल्जर्स को मार गिराया है, कई घायल हैं। और याद रखिए, ये केवल इजरायली आंकड़े हैं। सबसे पहली खबर। दूसरी खबर, गाजा के सीज फायर को लेकर ट्रंप एक बहुत गंभीर कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन उस कोशिश में बहुत सारे पेच हैं जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे। ईरान और इजराइल युद्ध, जैसा मैंने कहा था, फिर से शुरू होने की पूरा मतलब सारे अंदेशे हैं। आंकड़े कुछ आए हैं जिससे यह मालूम चला है कि इजराइल का कितना नुकसान हुआ, और वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। चौथी जो बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, वो है जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गाजा की है, उसमें किस तरह का झूठ बोला गया है। दुनिया से जो पूरा झूठ बोला गया है उसका भी आज पर्दाफाश हुआ। केवल जो ऑक्सीसोडोन, जो एक ड्रग जो एड के उसमें जो एड दी जा रही है, उसके आटे में जो मिलाई जा रही है, केवल वो नहीं है, और भी कुछ चीजें सामने आई है। लेबनान फ्रंट पे बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह फिर से इजराइल पे अटैक करने जा रहा है। पूरी स्थिति ऐसी बन गई है कि हिजबुल्लाह अपना फायर कभी भी शुरू कर सकता है, आज नहीं तो कल। छठी खबर यमन की है, और यमन में भी यमन ने आज 2 एयर स्ट्राइक्स की, मिसाइल स्ट्राइक्स की इजराइल पे, और उनका इजराइल को नुकसान भी हुआ। उसके बाद जो 7वीं खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय है, जिसमें रशिया, चाइना और तमाम अन्य देशों को हम कवर करेंगे। तो आते हैं हम जल्दी। सबसे पहली जो खबर है, आज हमास ने क्या अचीव किया गाजा में। देखिए, गाजा में 4 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो अल तुफा नेबरहुड, जो कि सेंट्रल गाजा में, अभी तक नॉर्दर्न गाजा और साउथ गाजा के बारे में हम लोग बात करते थे। अल तुफा में एक बड़ी घटना हुई जब जिलजल 4 एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटोनेट कर दी गई एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल के नीचे। उसमें 12 इजरायली सोल्जर्स थे। अब ये देखिए, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। आज और भी खबर आई कि पूरे जून महीने में करीब 30 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। सबसे ज्यादा, मतलब जब से 27 मार्च से जो एक आईडीएफ का, नेतन्याहू का जो नया ऑपरेशन शुरू हुआ, जो एक तरह से 18 मार्च को नेतन्याहू ने संधि तोड़ी, हमले शुरू किए, एयर स्ट्राइक्स, और 27 मार्च को 2025 को ग्राउंड इन्वेजन गाजा का शुरू किया, वो बताया था हमने आपको। अब उसमें जो है, उसमें उससे लेके अभी तक करीब 62 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। जो ऑफिशियल फिगर्स इजराइल दे रहा है वो 41 की दे रहा है, जिसमें अकेले 30 जून में मारे गए। लेकिन जो असलियत है वो 62 सोल्जर्स केवल जून में मारे गए, और उसके बाद जो बाकी मार्च 27 यानी अप्रैल और मई में जो मारे गए, उनका अभी आंकड़ा नहीं आया, यानी हमास ने भी अभी वो आंकड़ा नहीं दिया। तो ये देखिए जो बड़ी चीज हुई है, ये जो अब जिलजल 4 जैसे अल तुफा में आज एक्सप्लोजिव यूज हुआ। अब ये भी ईएफपी है, एक्सप्लोजिव फॉर्म पेनिट्रेटर। तो अब ये जो मैं बार बार आपको रोज ईएफपी के बारे में बता रहा हूं, वो इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अलग अलग नाम है। कभी ये शुआत नाम से आता है, कभी शावेज नाम से आता है, कभी थाकिब नाम से आता है। जिलजल 4, अब जिलजल जो अरबिक का टर्म है जिसका मतलब है अर्थक्वेक। और ये देखिए, इसमें 2 प्लेट्स लगी होती है, यानी ये ऐसा ईएफपी है, एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स के बारे में हमने आपको 2 दिन से बता रहे हैं कि उनमें एक कॉपर की प्लेट लगी होती, नीचे एक्सप्लोजिव होते, तो जब वो फटता है तो रॉकेट बन जाता है। ये बड़ी यूनिक चीज है ये, और बाकी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं आईईडीज, उससे ये फर्क है। और जिलजल में, अच्छा, ये अब अलग अलग जो नाम इसके पीछे हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें कितनी आप कॉपर की प्लेट लगाई। अगर 2 कॉपर की आपने प्लेट लगा दी, और उसको अगर आपने ज्यादा एक्सप्लोजिव से भर गया, और जो रॉकेट बना एक्सप्लोजन के बाद, यानी जब वो एक एक्सप्लोजन हुआ, जब उसको ट्रिगर किया, उसके बाद वो जब रॉकेट जाके लगेगा तब बड़ा एक्सप्लोजन होगा। लेकिन जो ट्रिगर हुआ, ट्रिगर जैसे ही होता है, ट्रिगर होते ही वो उसकी 2 नोक बन जाती है। डुअल वॉरहेड नहीं, बल्कि एक उसकी आगे वाला जो उसका कॉपर प्लेट होता है वो, और एक पीछे वाला, उससे डबल नुकसान होता है। और ये याद रखिए कि ये सब जो हैं ईएफपीज, ये रॉकेट बन जाते हैं। तो और ये नीचे से और ये एक्सप्लोजिव्स हैं, यानी आईईडीज हैं बेसिकली। लेकिन ईएफपी आईईडी तो एक होता है एक्सप्लोजिव सिंपल, वो ब्लास्ट हो गया नीचे से, लेकिन ये नीचे से रॉकेट बन जाता है। बार बार मैंने आपको बताया। और जो आईडीएफ के टैंक्स हैं
उनके अंदर जो ट्रॉफी सिस्टम है, उनके अंदर प्रावधान है कि वो मिसाइल्स को या रॉकेट्स को वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर नीचे से जब वो आगे से जब मारो तब इंटरसेप्ट कर सकते हैं, नीचे से मारने में वो इंटरसेप्ट कैसे करेंगे? वो नहीं कर सकते। और इसीलिए कई बार उनका जो इंटरसेप्टर्स है वो भी वहां भी ब्लास्ट हो जाता है। अब जिलजल 4 का जो एक धमाका अल तुफा में हुआ, ये बड़ी घटना है और ये आज की घटना है। और इसमें जो है जो दो इसमें कॉपर प्लेट लगे थे, तो एक तरह से एक ही रॉकेट में उसके पीछे दूसरा रॉकेट बन गया। 2 रॉकेट एक में, जैसे मोटा मोटी समझ लीजिए, एग्जैक्टली वो बात नहीं है, लेकिन अब एक कॉम्प्लेक्स चीज को इसको हम समझाएं कैसे। इसके पीछे आप ये समझ लीजिए एक रॉकेट का हेड बनता है, एक एक्सप्लोजिव इतना बड़ा प्लेट है, वो इतनी पतली बन जाती है तो रॉकेट बन जाती है, और वो नीचे से छोड़ी जा रही है, और उसके पीछे एक और इतनी पतली सी प्लेट बन जाती है, तो वो डबल पेनिट्रेशन हो जाता है। और नीचे से होता है तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। और इस बार मिलिट्री व्हीकल में मारा अल तुफा में, तो मैं पूरा एक इसको जोड़ के, जबकि अभी तक उसके आंकड़े नहीं आए, इजराइल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और हमास की तरफ से एक ये इंडिकेशन आया है कि जिलजल 4 का यूज हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ। अब जिलजल 4 का देखिए, ये पहले भी कई बार इस्तेमाल हमास ने किया है। आप लोग चाहे गूगल में सर्च कर लीजिए, ZIL या ZAL, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें हो रहा है, बट जिलजल 4 आपको मिल जाएगा। उसमें आप ये देखेंगे कि 2024 की भी कई घटनाओं में हमास ने इसका इस्तेमाल किया था, और बहुत ही इसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट गया था। अब देखिए, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं आज बहराइच में हूं, और बहराइच से मैं ये प्रसारण रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके आपकी गुजारिश है आपसे कि अंत तक आप देखिएगा, और वही 1000 कमेंट्स इसमें कम से कम दीजिएगा। ये आज थोड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैं, बहराइच में नेटवर्क का इशू है, बहुत सारे और इश्यूज हैं। कल मैं जो 2 दिन आपको कर रहा था, वो मैं बाराबंकी से लखनऊ जाके कर रहा था, तो वहाँ थोड़ी सुविधा थी, लेकिन ये मैं बहराइच से कर रहा हूँ, और यहाँ भी बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली, क्योंकि यहाँ पर अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मीटिंग यहाँ बड़ी ज़बरदस्त हुई है, जिसमें मैंने बहराइच की जो लोकल इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो यहाँ पर महसी विधानसभा के जो लोकल इश्यूज़ हैं, उनको मैंने पूरा ईरान इजराइल वॉर से और फिलिस्तीन वॉर से जोड़ा, और हमास की लड़ाई से जोड़ा, और एक पॉजिटिव ओपिनियन ब्राह्मणों में क्रिएट किया हमास के बारे में, ईरान के बारे में। ये देखिए एक बड़ा अचीवमेंट आज हुआ है। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि 4 जो ये घटनाएं हुई, अल तुफा की जो घटना है, अब अल तुफा में जो घटना हुई, जैसे मैंने बताया, जिलजल 4 का यूज हुआ। उसके बाद बनी सुहेलिया या बनी सुहेला, SUHAILA, बनी सुहेला जो खान यूनिस में, वहां पर एक IDF की गैदरिंग पे वही एक मोटर रॉकेट से फिर से हमला हुआ है। और ये जो IDF की गैदरिंग थी, ये आप सोचिए कि मतलब एक तरह से ड्रिल हो रहा था, एक IDF का ड्रिल हो रहा था, एक प्रैक्टिस ड्रिल हो रही थी कि हम एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। उसके पहले एक प्रैक्टिस सेशन हो रहा था। उस प्रैक्टिस सेशन में जहां वो हमला होने जा रहा था, खान यूनिस में, बनी सुहेला, ये ईस्ट ऑफ खान यूनिस पड़ता है, यहां पर उसके पहले ही हमास की फोर्सेस जहां हमला हो रहा था, वहां से वो लोग निकल कर उन लोग ने मार दिया। अब इससे इजरायली फोर्सेस और ज्यादा चकित रह गए, और इसीलिए देखिए, मैं बताऊंगा आगे कि नेतन्याहू ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं, और आज किस तरह से उसने इस तरह की धमकी दी है कि वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो IDF की और एलीट यूनिट्स को डालेगा। IDF की एलीट यूनिट्स को तुम गाजा में कितनी बार डालोगे? इतनी बार डाल चुके हो, हर बार नतीजा वही निकल रहा है। और अब एक ऐसा पॉइंट पहुंच गया है कि ऐसा मतलब क्या कहेगा उसको, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, स्थिति पैदा हो गई है कि पूरी की पूरे जो मिलिट्री कैंपेन है IDF का, इजराइल का गाजा में, वो एग्जॉस्ट होने के करीब, और उसको आज माना भी गया उस बात। तो अब आप देखिए कि बनी सुहेला में इस तरीके से पहले से मार दिया हमास के फाइटर्स ने। तीसरी जो घटना हुई है वो मुर्तजा में, मान एरिया खान यूनिस का, वहां हुई है। अब मुर्तजा में क्या, बल्कि मुर्तजा, उसको अरबिक में मुर्तजा प्रोनाउंस करते हैं। तो अब जो मुर्तजा मान एरिया जो खान यूनिस में है, वहां पर कम से कम 4 हमास फाइटर्स ने 11 इजरायली सोल्जर्स को लगातार एंगेज रखा, और उसमें से 3 को घायल कर दिया। अब घायल उनका कहना है, बाद में ये सब बातें जिस तरह से सामने आती हैं वो अपनी जगह। अब इसकी भी जो खासियत थी, मैंने बताया था कि मलबों का पायदान लगा के कैसे
हमास ने 7 इजरायली सोल्जर्स को पहले एक हाथ से एक्सप्लोजिव डाल के मारा, उसके बाद जो बैकअप टीम आई उसमें से कईयों को मारा। वो पूरी जो घटना अल करारा की थी। अब ये जो घटना है इसमें जो है वो आप ये समझ लीजिए कि इसमें भी एक हमास के फाइटर ने हाथ से एक एक्सप्लोजिव छोड़ा, लेकिन इसमें व्हीकल नहीं थी कि कॉकपिट के अंदर डाल दी। सामने इजरायली सोल्जर्स थे, ऐसे ऐसे एक आम आदमी जा रहा था, यूनिफॉर्म में भी नहीं था वो हमास के, उसने ऐसे ऐसे उसने गुलाटी खाई, गुलाटी खा के एक्सप्लोजिव के साथ गुलाटी, ये देखिए यही कुछ अचरज, बहुत अचरज पैदा कर देती बात कि गुलाटी जब उसने खाया तो एक्सप्लोजिव जमीन पे लगा नहीं लगा, या उस बहुत एक्सपर्ट था वो, गुलाटी खा के उसने एक्सप्लोजिव फेंकी एकदम क्लोज डिस्टेंस, और जैसे ही एक्सप्लोजिव फेंकी उसे एक हमास फाइटर ने, और वो निकल गया, वो शहीद नहीं हुआ, वो निकल गया। उसके पीछे हमास के फाइटर्स उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी, और बिल्कुल एक प्री प्लान्ड एक बढ़िया एक ऑपरेशन में जो मुर्तजा मान एरिया में हुआ, इसमें भी कई इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं या मारे गए हैं, अभी उनकी फिगर आना बाकी है। उसके बाद आज नॉर्थ गाजा जबलिया में, जिसमें एक इजरायली सोल्जर की मौत आईडीएफ ने एक्सेप्ट की, और ये भी वही बात थी, ये भी इसमें भी ईएफपी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, क्योंकि नीचे से एक्सप्लोजिव आया था, और नीचे से एक्सप्लोजिव आके वो रॉकेट की शक्ल में लगा था। अब आप सोचिए नीचे से, अब वो जो सोल्जर्स थे वो पेट्रोल पे थे, यानी व्हीकल नहीं थी, अभी तक ईएफपी व्हीकल पे यूज हो रहे थे, अब ईएफपी क्या इंडिविजुअल सोल्जर्स पे यूज हो रहे हैं। और हमास का सोफिस्टिकेशन आप देखिए, क्योंकि ईएफपी जो है वो डेटोनेट करते हैं, वो डिस्टेंस में करते हैं, उसमें सामने उनको नहीं आना पड़ता है। और इस पूरी टैक्टिक्स को कल और लगातार जो मैं खबरें आपको दे रहा हूं, उसमें कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हमास सीधे आमने सामने आया है, और कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हमास आमने सामने सीधे नहीं आया है। उसने ईएफपी से या एक्सप्लोजिव या आईईडी से, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से आईडीएफ की फोर्सेस को मारा है। तो ये जो देखिए नॉर्दर्न गाजा में हुआ, जबलिया में, जिसको आईडीएफ को मानना पड़ा, वो घटना एग्जैक्टली क्या थी वो देखिए। पूरी एक पेट्रोल जा रही थी करीब 12 से 15 इजरायली सोल्जर्स की, और जबलिया में वो उनके पांव उखड़ चुके हैं, खान यूनिस में भी पांव उखड़ चुके हैं, राफा में भी बुरी तरह से मार खाई है आईडीएफ हर जगह। लेकिन उनको दिखाना है अभी कि, क्योंकि सीज फायर की बात चल रही, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो 12 लोग जा रहे थे, इनके नीचे से एकदम से एक रॉकेट चलता है जमीन से, वही बात, और वो सीधे एक सोल्जर को लगता है। आप सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा, और उसके आसपास के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो वही बात आ जाती है जो शहीद नसरुल्लाह ने कही थी कि अगर वो हमको दर्द दे रहे हैं तो ये मत भूलो कि हम भी उनको दर्द दे रहे हैं। हालांकि कहीं से भी जैसे औरतें और बच्चे बड़ी संख्या में गाजा में मारे गए हैं, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ईरान ने जो अभी इजराइल पे नुकसान पहुंचाया है, जिसकी और खबरें आ रही हैं, उससे आपको ये पता लगेगा कि नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है। एक बड़ी संख्या में इजरायली मारे गए हैं ईरान के हमले में, और अगर दूसरी लड़ाई होती है और हिजबुल्लाह उधर से एक्टिव होता है, तो अब की बार ये पूरी प्लानिंग है कि बड़ी संख्या में इजरायली हताहत होंगे। तो अभी जो आपको मैं बता रहा था कि ये जो 4 घटनाएं हुई, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि सीज फायर की क्या बातचीत चल रही है। अब इसमें देखिए ट्रंप का इनिशिएटिव है ये, और ट्रंप अपने इनिशिएटिव में ये उन्होंने कहा है, और उन्होंने आज ट्वीट कर दिया। वो जैसे ट्वीट कर देते नेतन्याहू के खिलाफ, एक मतलब खिलाफ नहीं लेकिन एक तरह से, कि भाई गाजा में पीस लाओ और होस्टेजेस को वापस लो। उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रहे हैं, सिविलियन, अभी ये कुछ नहीं बोला। उसने कहा लेकिन गाजा में सीज फायर करो और होस्टेजेस जो हमास के पास है वो वापस लो। अब उसमें जो है क्या है, कल एक नेतन्याहू का, कल रात को जब वीडियो बन गया था उसके बाद नेतन्याहू का एक प्रस्ताव आया कि हम एक ऐसा कुछ सिचुएशन, हम ऐसा सीज फायर भी कर सकते हैं जो टेम्पररी हो, जिसमें इजराइल को पूरी आज़ादी होगी, वो जब चाहे स्ट्राइक कर सकता है, और हमास अभी अपने 10 सोल्जर्स लौटाए, 10 होस्टेजेस लौटाए। अब आपको याद दिला दें कि करीब 59 होस्टेजेस हैं, जिसमें 23 या 24 अभी जिंदा हैं, बाकी जो है वो डेड बॉडीज हैं। और कुछ तो डेड बॉडीज ऐसी हैं जो बाद में, मतलब कुछ और भी जो इजरायली सोल्जर मारे गए उनकी भी डेड बॉडीज उसमें ऐड हो रही हैं, तो 59 प्लस हो सकता है, लेकिन कम से कम 24 उसमें जिंदा लोग।
तो उनको नेतन्याहू ने कहा कि उनमें से 10 को हमास छोड़ दे और उसके बदले हम 150-200 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ देंगे, और उसके बाद ये कुछ दिन का सीज फायर होगा, लेकिन उसके बाद इजराइल के ऊपर है कि वो तय करेगा कि सीज फायर वो परमानेंट करेगा कि नहीं करेगा। अब ये वही बात आ जाती है, बार बार वो हमास को घुमा फिरा के। अब इसके पीछे देखिए एक साइकोलॉजी भी है, क्योंकि ईरान को लेके बहुत सारी चीज़ें इस तरह की फैलाई गई हैं कि ईरान में नेतन्याहू ने स्ट्राइक कर दी और नेतन्याहू हीरो बन गए अपने लोगों का, जबकि सच्चाई ये है कि इजरायली जो पब्लिक ओपिनियन है वो नेतन्याहू के साथ नहीं है। फिर भी ये बात फैलाई जा रही, मेरे ख्याल से एक इजराइल का जो ऑपोजिशन है वो भी ये बात फैला रहा है कि नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ताकि और कोई गलती नेतन्याहू करे। और इसमें जो विमुख विपक्षी लीडर जो यार लापेड है, उन्होंने इस बात को कहा कि हम एक अपराधियों के शासन में जी रहे हैं, नेतन्याहू को अपराधी का। हालांकि यार लापेड भी ज़ायनिस्ट है, मैं कभी ये बात कहना या आपको याद दिलाना नहीं भूलता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपराधी है, अपराधियों की सरकार में हम रह रहे हैं और इन अपराधियों की सरकार को जल्दी जाना चाहिए। ये पूरा, तो इसका मतलब है कि जो इजरायली पार्लियामेंट है उसमें एक और वोट कहीं ना कहीं आने जा रहा है जो विपक्ष लाएगा। हो सकता है कि उसमें फार राइट पार्टीज भी हो, यानी नेतन्याहू की दिक्कतें और बढ़ेंगी। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रंप ने एक बाकायदा ट्वीट करके इजराइल की जुडिशरी से कहा था कि नेतन्याहू को तंग मत करो, नेतन्याहू को ट्रायल में मत बार बार बुलाओ। आज ट्रंप के ट्वीट के बाद नेतन्याहू ने उसको थैंक्स कहा, और अब देखिए अब अंदरूनी सीधे सीधे इजराइल की स्थितियों में वो हस्तक्षेप कर रहा है। कल को भारत का अगर कोई आदमी, कोई भी नेता या कुछ भी पद का आदमी अगर वो जेल जाए या उसके ऊपर ट्रायल चले तो ट्रंप ट्वीट करेंगे कि नहीं, इस पर ट्रायल मत चलो। ये पूरी स्थिति होगी। वही बात की इजराइल की क्या अब कुछ सॉवरेंटी या कुछ अलग राष्ट्र रह भी गया है कि वो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बन गया, लेकिन इजराइल लोगों में राष्ट्रवाद झूठा है। देखिए झूठे राष्ट्रवाद में ही होता, हम लोग ने भी झेला है झूठा राष्ट्रवाद, अभी भी झेल रहे हैं। झूठा राष्ट्रवाद बहुत कमजोर होता है, वो ताश का महल होता है और एक उसमें से पत्ता खींच लो तो पूरा गिर जाता है। एक पत्ता ट्रंप ने खींच लिया, सीधे सीधे उसने जुडिशरी पे हमला कर दिया इजराइल की, नेतन्याहू को बचाने के सवाल पे। लेकिन उससे नुकसान नेतन्याहू का हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू की जो अल्ट्रा नेशनलिस्टिक जो प्लान था, ज़ायनिज़्म का जो प्लान था कि इजरायली सबसे सुपीरियर हैं। देखिए हम भी राष्ट्रवादी हैं, 1857 की लाइन के राष्ट्रवादी, लेकिन हम ये नहीं मानते कि भारत की कोई रेस है जो सबसे सुपीरियर है। या अगर हमको इसमें बिलीव भी हो कि भाई अलग से कोई एक भारतीयता होती है, तो मैं मानता हूँ अलग से भारतीयता होती है, इंडियननेस होती है, दुनिया में सबसे यूनिक है। लेकिन उसको यूनिक मानना और उसको सुपीरियर मानना और सुपीरियर मानने के बल पे ये कह देना कि उसको सब पे जुल्म करने का अधिकार है। आप सुपीरियर भी मान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि दूसरों पे जुल्म करने का अधिकार है। सुपीरियर इसलिए भी आप आदमी मतलब बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं या इस तरह की जो लोग हैं जो एक मानते हैं कि भाई हम जिस एथनिसिटी से आते हैं वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर है दूसरों से, वो भी उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो मानते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, कि हम दूसरों में जुल्म कर सकते हैं। दूसरे ये हैं जो दूसरों के लिए दूसरों का इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें भगवान ने कुछ स्पेशल क्वालिटीज दी हैं और औरों को भी दी हैं, उनको जो है वो हमारी नहीं है, हमारी जो है उनको नहीं है। भगवान ने अगर हमको जो स्पेशल क्वालिटीज दी हैं वो हम दूसरों के लिए इंसाफ के लिए लड़े, पूरी दुनिया में जहां भी मजलूम है उनके इंसाफ के लिए लड़े, या कम से कम उनकी लड़ाई के साथ खड़े तो हों। अपने यहाँ हम इंसाफ के लिए लड़े, लेकिन दूसरों जो दुनिया में हो रहा है वहां मजलूमों के साथ खड़े हों। तो ये जो देखिए नेतन्याहू को जो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म जो भरा गया है और अब वो पंक्चर हो गया, ताश के महल की तरह भरभरा के गिर गया। ये उग्र जो गलत राष्ट्रवाद है, ये ऐसे इसका हश्र ही होता है। भारत में भी ये हश्र होगा, एक इसमें हमला होगा और ऑलरेडी हो चुका है। ट्रंप ने यहाँ सीधे हस्तक्षेप किया, कोई कुछ नहीं बोला। पहलगाम के आतंकवादी कहाँ चले गए अभी तक कोई पता नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं देखिए ये इतिहास से सीखने की बात है। इजराइल अभी जो विश्व परिस्थिति है उससे सीखने की बात है कि भारत उस गर्त में न जाके गिर जाए। तो ये जो ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, खैर मैं ये बता रहा था
कि जो इजराइल की जो अटॉर्नी जनरल है, जिनके खिलाफ, जिनसे नेतन्याहू का झगड़ा है और जो लगातार नेतन्याहू पे केस थोपे जा रही हैं, उनको ट्रायल में घसीट रही हैं, उन्होंने कह दिया कि हम ट्रंप की बात नहीं मानेंगे, केस चलेगा नेतन्याहू पे, और ये नेतन्याहू इनको डिसमिस कर चुका है। अब वही बात समझ में नहीं आती इजराइल में कब किसको कौन डिसमिस कर चुका है, क्योंकि शिन बेत के चीफ रोनेन बार से इतनी लंबी लड़ाई चली, उनको नेतन्याहू ने उनको डिसमिस कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं हटेंगे, कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया, फिर वो खुद ही हट गए। फिर उसके बाद एक और आया जिसके बारे में बताया कि वो नेतन्याहू की वाइफ से उसके कुछ पुराने संबंध थे। तो ये बड़ा मर्की सा सीन इजराइल का है। और अभी इस मर्की सीन में जो ये पूरी बातें हो रही हैं, जिस तरह की पूरी सिचुएशन चल रही है, उसमें नेतन्याहू कभी सीज फायर की बात आगे बढ़ा देता है, फिर वो सीज फायर और कभी अपने को बचाने लग जाता है, फिर उधर ट्रंप सीज फायर के बारे में ट्वीट करता है, लेकिन वो नेतन्याहू को बचाने के बारे में ट्वीट करता है। तो ये इसमें सच्चाई, देखिए सच्चाई बहुत ही सिंपल है। सच्चाई ये है कि हमास तब तक सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा जब तक ये चीज गारंटी नहीं होगी कि इजराइल परमानेंटली विड्रॉ करे गाजा से। इंटरनेशनल गारंटीज नहीं मिलेंगी, मतलब रशिया और चाइना गारंटी दे, अमेरिका की गारंटी से काम नहीं चलेगा। इजराइल पूरी तरीके से अपनी फौजें गाजा से हटाए, गाजा में पूरी तरह से सहायता, एड पूरी तरह से फ्लो करे। जो जरूरत है 500 ट्रक रोज जरूरत है, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो, और गाजा में एक ऐसी सरकार बने जिसमें हमास के भी लोग हों और कुछ टेक्नोक्रेट्स हों जो हमास के नहीं भी है। हमास इसके लिए इतना लचीला हमास हो चुका है, लेकिन हमास अपने हथियार नहीं डालेगा, हमास अपने सारी ऑफेंसिव पोजीशन मेंटेन रखेगा, और इजराइल अगर हमला करता है तो उसका माकूल जवाब देगा। ये पूरी स्थिति हमास ने क्लियर कर दी। जब तक ये नहीं होगा तब तक सीज फायर की कोई भी बात हमास नहीं मानेगा, और हमास नहीं मानेगा मतलब फिलिस्तीनी जनता नहीं मानेगी, क्योंकि ये हमास ने बार बार दिखाया है कि 70 से 80% गाजा की जनता हमास के साथ है, साथ खड़ी है। तो ये देखिए सीज फायर की पूरी स्थिति है। फिर अभी उसमें कोई ऐसी एकदम से कुछ नया नहीं होने जा रहा है। अभी ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ तक पत्ता फेंका कि सऊदी अरेबिया और तमाम देश मिलकर एक सरकार गाजा में बना लें। पहले भी ये बात हुई थी बाइडेन के समय में, लेकिन ट्रंप ने और सीरियसली कहा तो कयास बढ़ने लगे, लेकिन उसमें भी अब बात साफ हो गई है। सऊदी अरेबिया अभी तक उसमें नहीं आएंगे जब तक उधर हमास से हरी झंडी नहीं मिलती है, और आएंगे भी तो उनके सामने शर्त है कि इजराइल से संबंध नॉर्मलाइज करो। इजराइल से वो संबंध कैसे नॉर्मलाइज करते हैं जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होगा। तो वही बात हो गई मुर्गी अंडे वाली, कौन पहले आया। तो ये जो बात है कि भाई सऊदी अरेबिया पहले क्या करे, पहले वो इजराइल से संबंध नॉर्मलाइज करे कि पहले सीज फायर के लिए वेट करे। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने भी अपने को एक तरह से अलग थलग कर दिया है, और अमेरिका के बयानों में भी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है, इजराइल के बयानों में भी टिप्पणी नहीं दे रहा है। कतर की भी यही पोजीशन है सबकी, क्योंकि सभी मिडिल ईस्ट के जो अरब देश हैं वो ईरान ने जो विजय हासिल की इजराइल के ऊपर उससे सख्ते में है, और अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वो अपनी राजनीति मोल्ड करें कि ट्रंप और इजराइल कमज़ोर हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल मजबूत हुए हैं, लेकिन सच्चाई वो जानते हैं। तो इसलिए वो सच्चाई के आगे ईरान से बिना पूछे वो कुछ नहीं करना चाह रहे। सच्चाई यहाँ तक पहुँच गई। तो अब आप देखिए, अच्छा अब जो ईरान और इजराइल के युद्ध में जो इजराइल का नुकसान हुआ, देखिए टोटल मिला के आप ये सोचिए कि यहाँ तक आंकड़े आ गए हैं कि करीब 12 दिन की लड़ाई में 500 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने छोड़ी। उसमें से जिनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई उन 500 में से वो केवल 221 थी कोशिश की, बाकी तो कोशिश भी नहीं की इंटरसेप्ट करने की, वो लगी। 221 को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और उसमें भी आधे से कम इंटरसेप्ट हो पाई, यानी 111 से कम, 44% सक्सेस रेट था। और उस 44% में भी, यानी 221 का 44%, उस 44% में भी जो इजराइल के इंटरसेप्टर्स ने रोका वो केवल 10% था। 90% अमेरिकन, फ्रेंच और बाकी जो अरब देश है उनके इंटरसेप्टर्स ने रोका, खासतौर पे जॉर्डन में जो अमेरिकन सिस्टम्स लगे हुए, बेसिकली अमेरिका और फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन की भी जो भूमिका आ रही थी सामने की, क्या उसने भी इस तरह से रोकने की कोशिश की, वो भी अभी वो कंफर्म नहीं हो पाए।
दूसरी बात, करीब 33,000 इजरायली होमलेस हो गए हैं। करीब 50,000 के ऊपर घर बर्बाद हो गए हैं। करीबन आप ये समझिए कि जो उनके जो करीब 500 करोड़ डॉलर यानी $5 बिलियन का नुकसान केवल 12 दिनों में इजराइल को हुआ है। केवल 12 दिनों इजराइल को इतना बड़ा $5 बिलियन का, और ये उस कॉस्ट को नहीं इंक्लूड करता है जो इंटरसेप्टर्स को उसमें, ये केवल नुकसान जो ईरान की बमबारी में हुआ वो $5 बिलियन हुआ है। उसमें वाइजमैन इंस्टीट्यूट की तबाही है, उसमें बाजान जो तेल रिफाइनरी है हाइफा की तबाही वो इंक्लूडेड है, उसमें मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसकी तबाही इंक्लूडेड है, उसमें जो गृह मंत्रालय पे हमला किया था ईरान ने वो इंक्लूडेड है, उसमें जो बहुत सारी बीर शिबा से लेकर तमाम बिल्डिंग्स जो डिस्ट्रॉय की सैनिकों की, और वो इसमें इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें इस 500 करोड़ में इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें जो डेली का खर्चा जो $1 बिलियन माना जा रहा है, यानी जो $1 बिलियन के हिसाब से देखें तो $12 बिलियन हो गया। तो 12 बिलियन और ये 5 बिलियन 17 बिलियन यानी 1,700 करोड़ डॉलर, ये इजराइल का अभी तक मोटा मोटी, इससे ज़्यादा भी है, एक्चुअली रियल फिगर इज अराउंड 3,000 करोड़ डॉलर। 3,000 करोड़ डॉलर मतलब रुपीज़ में आप देखिए तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, देखिए ये जो एक जो ज़बरदस्ती का ये दिखाना कि हम महान हैं, हम जीत गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सारी चीज़ें एक बड़ा इनको धक्का लगा है जब से ये आंकड़े सामने आए। उसके बाद देखिए जो चौथी बड़ी खबर वो है लेबनान को लेकर, और लेबनान में हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि वो फायरिंग शुरू कर देगा। अच्छा, उसने अपनी सरकार को चिताया, उसने कहा हमने इतने दिन दिए, 27 नवंबर से अभी तक, 27 नवंबर 2024 से अभी तक, अब जुलाई शुरू होने जा रहा है, और अभी तक इतना हमने जो अपने को रोक के रखा। इजराइल ने कितने हजार वायलेशन कर दिए, तो अब किसी ने गिनना भी छोड़ दिया, 2,000 3,000 रोज कम से कम 8-10 वायलेशन करता है। 27 नवंबर 2024 के बाद और अभी तक सीज फायर के बाद इजराइल ने कितने लेबनीज सिटीजन्स को मारा है, इसका भी अभी हिजबुल्लाह ने कहा है हम फिगर्स रिलीज करने जा रहे हैं। उसमें आप मतलब इट इज शॉकिंग, और वो फिगर जैसे ही रिलीज होता है समझिए हिजबुल्लाह मार के लिए तैयार है, और वो अपना रॉकेट फायर शुरू कर देगा कि जो पांच इलाके लेबनान के जहां इजराइल अभी भी काबिज है वहां से इजराइल को हटना पड़ेगा। उसके बाद सीरिया में देखिए जो मैंने आपको कल बताया था कि सीरिया इजराइल के साथ एक नया एग्रीमेंट करना चाहता है, जिस एग्रीमेंट के तहत गोलन हाइट्स पे इजराइल की सॉवरेंटी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, जबकि अहमद अल शरा यानी जुलानी, इसका नाम ही जुलानी पड़ा गोलन हाइट्स की वजह से। इसका परिवार जब 1967 में जब इजराइल ने गोलन हाइट्स एनेक्स कर लिया था गाजा और वेस्ट बैंक के साथ, तब इसका परिवार डिस्प्लेस हुआ था जुलानी का, और आज वही समझौता करेगा इजराइल से कि गोलन हाइट्स पे इजराइल की जो सॉवरेंटी है, यानी इजराइल का एनेक्सेशन, इलीगल एनेक्सेशन, वो सीरिया रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसीलिए असद को गिराया था कि तुम गद्दारी करो, जुलानी, फर्जी जिहादी, क्या मैं शब्द यूज करूं, और जो भी उसके साथ है वो इस बात को समझ ले कि उसने गद्दारी की है। एक दिन अगर वो मानता है, अगर वो अल्लाह खुदा को मानता है तो उसको जवाब देना होगा, सीधी बात है। और ये आप देखिए ये जो पूरी स्थिति है, जो जुलानी को अभी जो जिस स्थिति पे लाया गया है कि वो अपने देश को बेचने को तैयार है, ये स्थिति सीरिया के रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाएगी नेचुरली। और सीरिया के रेजिस्टेंस मैंने बताया अभी ईरान अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहा है सीरिया को लेके, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से रेजिस्टेंस चल रहा है, कोस्टल एरियाज में अलग रेजिस्टेंस चल रहा है, कुनैत्रा जहाँ इजराइल आ गया है जहाँ तक, और लेकिन दारा की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, कई बार बढ़ने की कोशिश की, वहाँ एक अलग रेजिस्टेंस चल रहा है। कल और आज भी इजराइल ने कोशिश की दारा की तरफ बढ़ें, लेकिन वहाँ भी गोलियाँ चली हैं, इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं, उसकी खबरें अभी नहीं आ रही। अभी तो ईरान और इजराइल वॉर की खबरें नहीं आ रही पूरी तरह से, तो सीरिया वॉर की क्या खबरें हैं। तो ये जो देखिए सारी परिस्थितियां हैं, इसमें ये बात साफ हो जा रही है कि सीरिया को लेके एक बड़ा खेल हो रहा है, जिससे इजराइल बचना चाह रहा है, अमेरिका भी बच रहा है, उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आए इससे।
अब देखिए हम इस पे आते हैं कि मैंने जो आपसे कल कहा था कि जो अगर फिर से जो तीसरे विश्व युद्ध की बात है, या अगर इजराइल ईरान पे फिर से हमला करता है तो अमेरिका चाइना पे करेगा और यूरोप रशिया पे करेगा। ये पूरी परिस्थितियां और परिपक्व हो रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इजराइल गाजा में कुछ फर्जी ही समझौता करके या अपनी तरफ से एक तरफा भी कर सकता है, जैसे ईरान के साथ एक तरफा लड़ाई रोकी, एक तरफा ये कह दे कि अच्छा ठीक है हम गोली नहीं चला रहे, सेनाएं नहीं हटाएगा लेकिन हम गोली नहीं चला रहे, ये भी कह सकता है। और उस स्थिति में हालांकि हमास ने कहा है कि अगर तुमने ये कह दिया हम गोली नहीं चलाएंगे और तुमने खाली नहीं किया गाजा तो हम तुम पे गोली चला देंगे, ये हमास ने कह दिया है। लेकिन अब इसमें देखिए चाल, अब इसमें ये इंटरनेशनल ओपिनियन पे प्ले करेगा, ये करेगा। अब वो सब देखिए इस कठिन रास्ते से तो गुजर नहीं है। हम लोग भी कितने कठिन रास्ते से भारत गुजरा आज़ादी के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी, सारे अल्जीरिया वियतनाम में, रोज़ आपको बताता हूँ, रोज़ याद दिलाता हूँ कि सारे देशों ने इसी जटिल रास्ते से आज़ादी पाई। तो ये जो नेतन्याहू का गेम है और ये जो पूरे एक विश्व युद्ध, मतलब नेतन्याहू ये दिखाना चाहता है कि अगर गाजा में वो फंसा तो वो विश्व युद्ध करा देगा। ये अपने पास ट्रंप बार बार नेतन्याहू को दबाने की कोशिश करता है, नेतन्याहू फिर अपने उससे टोपी से कोई कुछ नया खेल निकाल देता है। तो ये सब इनके बीच चल रहा है। इधर क्या हो रहा है कि यूक्रेन के कुछ F-16 जहाज जो अमेरिका ने उसको दिए थे वो मार गिराए गए और रशिया ने मार गिराए, और रशिया जो है वो यूक्रेन में लगातार बढ़ रहा है। रशिया की स्थिति देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, रशिया तैयारी कर रहा है बड़ी लड़ाई यूरोप से, यानी यूरोप के कई देश एक साथ रशिया पे हमला करेंगे, और ये एक बार हो चुका है। ये 1918 और 1919 में जब रूसी क्रांति हुई थी तब उस समय 11 देशों ने यूरोप के हमला किया था रशिया पे, ताकि क्रांति वहीं पर दबा दी। और पूरा सिविल वॉर हुई थी 4 साल, जिसमें रशिया के अंदर एक सेना खड़ी की गई थी पश्चिमी ताकतों द्वारा, जिसको व्हाइट आर्मी कहा जाता था, और जो रशिया की जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उन्होंने अपनी सेना बनाई थी रेड आर्मी, और दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था। 4 साल की सिविल वॉर चली थी और जिसमें रेड आर्मी जीती थी। तो ये देखिए रशिया के लिए कोई नई बात नहीं है, रशिया उसकी तैयारी कर रहा है। और चाइना भी देखिए अमेरिका के सारे हमलों को झेलने के लिए तैयार है। आज ट्रंप ने एक और कोशिश की, उन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया के, जब मैं प्रेसिडेंट था पिछले टर्म में, नॉर्थ कोरिया के वो जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग, उनसे मैंने हाथ मिलाया और बड़े अच्छे आदमी है वो। अब ट्रंप नॉर्थ कोरिया को चाइना से अलग करना चाह रहा है। नॉर्थ कोरिया जो कि रशिया में अपनी सेना जिसने भेजी है रशिया की तरफ से लड़ने के लिए, कैसे अलग हो सकता है बताइए। ये इस तरीके के ख्वाब जो ट्रंप पालता है कि उसका पैसा सब कुछ कर देगा, ये चीज़ें नहीं हर जगह लागू होती। नॉर्थ कोरिया पे तो कतई ही नहीं लागू होती कि वो नॉर्थ कोरियंस और नॉर्थ कोरिया की जो लीडरशिप है वो जो कि पूरा मन बना चुकी है, न्यूक्लियर ताकत है नॉर्थ कोरिया, और जो इस समय पूरी तरह से रशिया और चाइना के साथ हैं, वो ट्रंप के कुछ बयानों पे डोल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और ट्रंप नॉर्थ कोरिया को ऑफर क्या कर रहा है? कुछ नहीं ऑफर कर रहा। ईरान को इतना सब ऑफर किया था उसने, उसको बाद में उसने कहा नहीं हमने किया ही नहीं था। $30 बिलियन पूरी बात से मुकर गया ट्रंप। और $30 बिलियन फिर प्रचार किसने चलाया? वो भी तो ट्रंप की तरफ से, ट्रंप के ऑफिस से कोई इंडिकेशन आया होगा। ये जो सारी देखिए स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों में एक बात कॉमन जो उभर के सामने आ रही है वो यही उभर के आ रही है कि धीरे धीरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो एक धक्का सीरिया के समय लगा था 8 दिसंबर 2024, और उसके बाद ये कोशिश थी कि ईरान में रिजीम चेंज करके हम सब कुछ बदल देंगे और फिर वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो जाता, फिर रशिया चाइना अकेले रह जाते, तो वो एक दूसरी स्थिति होती। फिर भारत भी इजराइल और अमेरिका के साथ खुल के आता, इस्लामोफोबिया दुनिया में फैलता, मुसलमानों का भारी मात्रा में कत्लेआम होता। ये सच्चाई देखिए, इसमें कुछ हमें कहने में हर्ज नहीं है। तो ये अभी भी देखिए ज़ायनिज़्म जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम अपने को समझता, वो अपना दुश्मन मुसलमानों को समझता है, क्योंकि मुसलमानों ने ज़ायनिज़्म के खिलाफ कमर कस के लड़ाई की तैयारी कर ली। सब मुसलमानों में नहीं, जो मुसलमान कॉन्शियस हैं, यानी जो क्रांतिकारी है। भारत के भी जो मुसलमान हैं, अगर वो क्रांतिकारी विचारधारा उनमें नहीं है तो वो डगमगा जाते हैं। और उसके बारे में मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊं कि भारतीय मुसलमानों की समस्या क्या है, क्यों वो डगमगा जाते हैं। तो उस पर मेरा कंक्लूजन ये है कि विचारधारात्मक उनकी क्लैरिटी नहीं है।
अब वो कहीं ना कहीं, और इसकी भी वजह है कि वो बहुत हद तक विश्वास कर लेते हैं, जो बाकी नैरेटिव्स हैं, जो विपक्ष के नैरेटिव्स हैं उसमें विश्वास कर लेते हैं, जो कई बार बीजेपी के नैरेटिव में बह जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। इसी वजह से वैचारिक क्लैरिटी नहीं, जो जिनमें है एक जो माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी में माइनॉरिटी, यानी मुसलमानों में भी एक जो अगवा तबका है, जिसमें इस देश की कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली महिला और पुरुष है, दोनों हैं, वो इस पे क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बाकी लोगों तक ये बात अभी पहुंचाना बाकी है। तो ये देखिए आज की जो न्यूज़ कवरेज थी, न्यूज़ एनालिसिस थी। कल जो स्थिति है वो मैं उस स्थिति के हिसाब से, कल मेरी आखिरी मीटिंग है एक बाराबंकी में, फिर मैं इलाहाबाद जाऊंगा, तो कल का वीडियो कितने बजे आएगा वो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन आएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।